नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मेरा नाम है आनंदमयी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शम्मी कपूर के बारे में। शम्मी कपूर एक ऐसे हीरो रहे हैं जिनकी अदाकारी तमाम हीरो से काफ़ी अलग रही है। शम्मी कपूर जैसा अभिनेता और उनका अंदाज कॉपी करना आसान नहीं है। शम्मी कपूर के समय के जितने अभिनेता थे, चाहे दिलीप कुमार, राज कपूर, शशि कपूर, देवानंद, मनोज कुमार, तमाम अभिनेता अपने चोटी पर थे और शम्मी कपूर तब जूझ रहे थे अपने कैरियर में। लेकिन इसके बाद जो अंदाज उन्होंने अभिव्यक्त किया, उस अंदाज की कॉपी करने वाला फिर कोई बॉलीवुड में दूसरा नहीं हुआ। आप तमाम हीरो की कॉपी थोड़ी बहुत तो कर ही सकते हैं, अच्छी भी कर सकते हैं, लेकिन शम्मी कपूर के अंदाज की कॉपी करना आसान बात नहीं है। शम्मी कपूर के अंदाज, उनके हाव भाव और उनकी अदाकारी अद्वितीय है और इस वीडियो में हम शम्मी कपूर के बारे में ही बात करने वाले हैं। शम्मी कपूर हमारे पसंदीदा अभिनेताओं में से सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। आपके सबसे पसंदीदा अभिनेता कौन से हैं और क्यों हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो हम उन पर आपके लिए बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में शम्मी कपूर के बारे में। 1957 का साल भारतीय फिल्म इतिहास के सबसे सुनहरे सालों में शुमार है। यकीन ना हो तो मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करती हूँ। इस फिल्म को देख लीजिए, इस उदाहरण को देख लीजिए, इस फेयरिस्ट को देख लीजिए। इन फिल्मों की इसी साल मदर इंडिया आई थी, जिसे आज तक ब्लॉकबस्टर मूवी माना जाता है। इसी साल दिलीप कुमार का नया दौर भी आया था, जिसका जादू आज भी बरकरार है। इसी साल गुरुदत्त की क्लासिकल मूवी प्यासा भी आई थी, जो अब भी फिल्मों में उत्कृष्ट मानी जाती है। 3 सदाबहार हिट फिल्मों के बीच भारतीय सिनेमा को एक नया सितारा भी इसी साल मिला था। जी हाँ, शम्मी कपूर के 4 साल के संघर्ष और 19 फिल्मों की नाकामी का सिलसिला इसी साल थमा था। आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी फिल्म तुमसा नहीं देखा से शम्मी कपूर ने हंगामा मचा दिया था बॉलीवुड में। ये हंगामा कैसे और क्यों मच गया था, इस बात पर आगे बढ़ने से पहले यह जानना काफ़ी दिलचस्प है कि शम्मी कपूर इस फिल्म से पहले नाकामी के उस बियाबान में थे, जहां से उन्होंने फिल्मों को अलविदा कहकर असम के चाय बागानों में मैनेजरी करने का मन बना लिया था। ऐसा होने की वजहें भी कई थी। कहते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई दूसरा पेड़ नहीं पनप सकता है। शम्मी कपूर का सामना भी ऐसे ही विशाल बरगदों से था उस समय, परिवार के अंदर भी और परिवार के बाहर भी। परिवार के अंदर खुद पृथ्वीराज कपूर जैसी शख्सियत थी, जो पिता होने के साथ साथ एक बहुत बड़े अदाकारा थे। हालांकि उनका पहला लगाव थिएटर ही था। पृथ्वीराज कपूर के बड़े बेटे राज कपूर के लिए भी अपने पिता के सामने खड़ा होना, उनका सामना करना, उनके सामने अपनी पहचान बनाना, खुद को साबित करने की एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन अपनी कलात्मकता और क्रिएटिविटी के साथ राज कपूर ने खुद को बेहद कम उम्र में स्थापित कर लिया था। शम्मी कपूर को 1951 में जीवन ज्योति फिल्म थी। वे अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे थे। वहीं उसी साल राज कपूर की आवारा ने उन्हें देश दुनिया में शोहरत के शिखर पर पहुंचा दिया था। शम्मी कपूर की फिल्म 1953 में प्रदर्शित हुई थी और अगले 4 साल तक शम्मी कपूर नाकामी के बीच डोलते रह गए थे। हालांकि इसी नाकामी के बीच उन्होंने 1955 में उम्र और कामयाबी दोनों में सीनियर रही स्टार अदाकारा गीता बाली से शादी कर ली थी। हालांकि एक बात आप यह भी देखिएगा, काफ़ी खास, जो व्यक्ति 3, 4 साल, 5 साल स्ट्रगल कर लेते हैं
और उस स्ट्रगल में जी लेते हैं, फिर उनकी जो सफलता होती है वो सफलता भी बेमिसाल होती है। उस सफलता की कॉपी करना भी आसान नहीं होता है, उस सफलता तक पहुंचना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर कौन ही चाहेगा कि 3-4 साल वो बियाबान की तरीके से जीता रहे, उसके हर प्रयास सफलता की उम्मीद से की जाती हैं, लेकिन वे असफलता में तब्दील हो जाती है। ऐसा कौन चाहेगा। लेकिन हाँ, आप यह देखेंगे कई उदाहरण ऐसे हैं जो इतने सालों तक अगर संघर्ष में जी लेते हैं तो उनकी सफलता भी तय होती है, और वो सफलता भी बेमिसाल होती है, लाजवाब होती है। तो चलिए हम शम्मी कपूर की इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शम्मी कपूर ने उस दौर के बारे में ब्रिटिश चैनल शार्क के सीरीज मूवी महल में कहा था कि शम्मी कपूर ऑलवेज इन टाइम के लिए नसरीन मुन्नी कबीर से यह कहा था कि लोग मेरी तुलना राज जी से करने लगे थे। स्टेज में तो ऐसा करके काम चल गया था, लेकिन फिल्मों में यह काफ़ी मुश्किल था। मेरी मुश्किलें तब और बढ़ गई जब गीता बाली से मेरी शादी हो गई। मैं केवल पृथ्वीराज कपूर का बेटा, राज कपूर का भाई ही नहीं था, अब गीता बाली का पति भी हो गया था। ये वो दौर था जब भारतीय फिल्म दुनिया में कहानियाँ जब लिखी जाया करती थी तो वो दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर की भूमिका को ध्यान में रखते हुए फिल्में लिखी जाती थी। उन दिनों इन अभिनेताओं का बॉलीवुड में एक छत्र राज हुआ करता था, लिहाजा शम्मी कपूर को कोई अच्छी भूमिका भी नहीं मिल पा रही थी। शम्मी कपूर इन्हीं दिनों तुम सा नहीं देखा मिली, जिसमें उनको लेने के लिए नासिर हुसैन तैयार नहीं थे। दरअसल नासिर हुसैन इस फिल्म को देवानंद को ऑफर किए थे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। नासिर हुसैन इसके बाद सुनील दत्त को लेना चाहते थे, लेकिन उनके पास भी शूटिंग के लिए डेट्स नहीं थे। बॉलीवुड टॉप 20 सुपर स्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा में शम्मी कपूर पर लिखे लेख द स्टार लाइट नो अदर में नसरीन मुन्नी कबीर ने लिखा है कि शशिधर मुखर्जी ने नासिर हुसैन से कहा था कि तुम शम्मी कपूर को ट्राई करो, मैं इसमें संभावनाएं देख रहा हूं। इस फिल्म में काम करने के दौरान ही शम्मी कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने का मन तो बना ही लिया था। शम्मी कपूर ने अपने ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर कुछ और करने की सोचने लगा था। ऐसे ही किसी दिन गीता बाली ने मुझसे कहा कि शम्मी कपूर तुम एक दिन बड़े स्टार बनोगे। मेरी पत्नी की बात सच साबित हुई। तुम सा नहीं देखा ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था जो शम्मी कपूर के कैरियर में इससे पहले कभी नहीं हो पाया था। दरअसल इस फिल्म के साथ शम्मी कपूर की स्टाइल और अंदाज का वो दौर शुरू हुआ जिसने उन्हें अगले एक दशक तक कामयाबी के शिखर पर जाकर बिठा दिया था। दरअसल तुम सा नहीं देखा के रिलीज से पहले भारतीय सिनेमा के नायक अमूमन गाते हुए दिखते थे, डांस तो नहीं ही करते थे। खड़े डांस करना या टहलने के अंदाज में थोड़ा बहुत पैर हाथ हिला लेना ही गाना का शो हुआ करता था। गाना में बस यही दर्शाया जाता था, लेकिन शम्मी कपूर ने अपने अंदाज से इन सबको हिला कर रख दिया था। तुम सा नहीं देखा से पहली बार ऐसा हीरो सामने आया था जिसे वाकई में किसी ने नहीं देखा था, जिसके हाथ पैर सब बिजली की तरह चला करते थे। उसके चाल में सितारों वाली अक्कड़ थी, जो डांस कर रहा था, जो अपने चेहरे से हर तरह के भाव जाहिर कर रहा था, जिसके डायलॉग डिलीवरी में भी एकदम रिदम भरा अंदाज दिख रहा था। और तो और बालों के अंदाज से लेकर कपड़ों तक के अंदाज पर शम्मी कपूर ने खासी मेहनत कर डाली थी। इस फिल्म के बारे में कपूर द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा की लेखिका मधु जैन, मुंबई के साइकोलॉजिस्ट उदयन पटेल ने कहा कि वे पहले अदाकार थे जिन्होंने भारतीय सिनेमाई पर्दे पर युवा दिलों की चाहत का खुलेआम इजहार किया था।
तुमसा नहीं देखा का गाना जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती जा रही हैं राह में नए दिए। युवा पीढ़ी की लालसाओं को नया आयाम दिया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जादू चल निकला और शम्मी कपूर यहाँ से स्टार बन गए। इसी पुस्तक में निर्माता, निर्देशक और बाद में शम्मी कपूर के समधी बने मनमोहन देसाई कहते हैं कि अगर शम्मी पर्दे पर दिख रहे हो तो हमेशा रोने वाले किरदार देवदास पारो भी छेड़छाड़ या चुहल करने की गुंजाइश मिल जाएगी। नसरीन मुन्नी कबीर अपने आलेख द स्टार लाइक नो अदर में लिखा है, शम्मी कपूर से पहले भारतीय हीरो पर्दे पर मैन की तरह नजर आते थे जो या तो घर की परिवार की जिम्मेदारियों को धो रहा है या फिर संस्कारों से बंधा हुआ है। शम्मी कपूर ने यह बैरियर तोड़ डाली थी। उन्हें पर्दे पर देखना एक यूथ या युवा लड़के को देखना था। यह अंतर उन्होंने एक फिल्म से पैदा कर दिया था। इस फिल्म की कामयाबी के बाद उनके घर के बाहर फिल्म निर्माताओं की कतार लग गई। शम्मी कपूर की जीवनी शम्मी कपूर द गेम चेंजर में रऊफ अहमद लिखते हैं, तुमसा नहीं देखा कि कामयाबी को भुनाने के लिए उन्हें शाइन करने के लिए लोगों की भीड़ थी, लेकिन गीता बाली ने उन्हें एक सलाह दे डाली थी कि सोच समझकर फिल्में शाइन किया करो। इसका एक आसान रास्ता भी उन्होंने उनके सामने सुझा दिया था कि 1 लाख रुपये से कम कीमत पर किसी फिल्म को हाँ नहीं कहना। उस जमाने में 1 लाख रुपये की अहमियत क्या थी, यह आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि राज कपूर ने आवारा फिल्म के लिए अपने पिता को 50,000 रुपये दिए थे, जबकि आसिफ ने मुगले आजम फिल्म के लिए पृथ्वीराज कपूर को 75,000 रुपये दिए थे। बहरहाल 1 लाख रुपये की गांठ को शम्मी कपूर ने भी जबरदस्त तौर पर जकड़ लिया था। उनके दोस्त बप्पी सोनी ने उन्हें 90,000 रुपये की पेशकश की तो भी शम्मी कपूर ने फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। शम्मी कपूर को 1 लाख रुपये देने के लिए भी प्रोड्यूसर तैयार हो गए थे। बावजूद इसके शम्मी कपूर ने अगले 6 महीनों तक कोई फिल्म साइन नहीं की। उनके स्टारडम को पक्के तौर पर जमाने का काम नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी दूसरी फिल्म दिल दे के देखो ने किया। 1959 में आई इस फिल्म ने साबित किया कि तुमसा नहीं देखा कि कामयाबी कोई तुक्का नहीं थी। शम्मी कपूर का स्वैग स्थापित हो चुका था। ये स्वैग कैसा था, इसको लेकर ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में लिखा कि शम्मी अंकल हम सबके फेवरेट थे। पापा तो केवल पापा की तरह थे, हम लोग उन्हें स्टार की तरह नहीं देख पाते थे, लेकिन शम्मी अंकल को देखना किसी स्टार को देखना था। एकदम फैशनेबल अंदाज था उनका। मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो एक समय उन्होंने 2 बाघों को पालतू बनाया हुआ था। जब वो बड़े हुए तो उन्हें जू को सौंपना पड़ा था। वे हमारे बगल वाले बंगले में रहा करते थे। उनके घर जाना ट्रीट की तरह होता था। वे एक बड़े प्रोजेक्टर पर हम सबको फिल्म दिखाते थे। शम्मी कपूर के अंदाज पर ऋषि कपूर ने लिखा है, वे शिकार पर जाते थे और हम लोग भी कई बार उनके साथ गए। वे दोनों हाथों में बियर की बोतल के साथ जीप चला लेते थे। खाने और पीने के शम्मी कपूर बेहद शौकीन रहे और थोड़े समय बाद ही उन्हें मोटापा ने घेर लिया। वैसे मोटापा शम्मी कपूर तो क्या, राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर के परिवार में सभी को था। एक उम्र के बाद राज कपूर भी मोटे हुए, शशि कपूर भी हुए, ऋषि कपूर भी हुए। यह पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर के परिवार में मोटापा एक कॉमन बात थी। खैर, ऋषि कपूर याद करते हुए कहते हैं कि 40 साल के उम्र में शम्मी अंकल ने लीडिंग रोल करना बंद कर दिया था। ऐसा करने वाले भी वे अपनी तरह के इकलौते स्टार थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने फिल्मों के कुलीन और अभिजात्य समझे जाने वाले हीरो की दुनिया बदल दी। मधु जैन उनके परिवार वालों के हवाले से लिखा है कि शम्मी कपूर अमेरिकी अभिनेता एरल क्लेन से प्रभावित थे और उनकी आत्मकथा माई विकेट थिंग के प्रभाव में थे। लिहाजा वे सुर्खियों बटोरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। उन्होंने अपने निजी जीवन में फिल्मों की कामयाबी से पहले ही तूफान खड़ा कर लिया था।
नूतन और उनके प्रेम प्रसंग के चलते ही नूतन की मां शोभना समर्थ ने नूतन को यूरोप पढ़ने के लिए भेज दिया था। शम्मी कपूर नूतन को हमेशा अपनी चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड कहते रहे। इसके बाद उनका दिल मधुबाला पर भी मिटा और वो उनसे शादी करने के बारे में सोचने लगे थे। मधुबाला का प्रेम उन दिनों दिलीप कुमार के साथ परवान पर था। शम्मी कपूर केवल कपूर खानदान के शहजादे थे। गीता बाली के साथ उन्होंने झटके से शादी कर ली थी, वो भी मंदिर में, और घर परिवार वालों को इसके लिए तैयार होने का मौका नहीं मिला था। कपूर खानदान में तब तक महिलाओं को फिल्मों में काम करने की आज़ादी नहीं थी, इसलिए राज कपूर इस शादी को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। राज कपूर की शादी अरेंज मैरिज थी। रऊफ अहमद ने शम्मी कपूर द गेम चेंजर में राज कपूर के सहायक रहे लेख टंडन के हवाले से लिखा है कि राज कपूर संभवतः सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव कपूर थे। मैं उनके साथ आरके कॉटेज में था जब घर से फ़ोन आया था कि जल्दी आना है क्योंकि शम्मी कपूर अपनी दुल्हन के साथ आ रहे हैं। तब उन्होंने कह दिया था कि वे व्यस्त हैं और नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना मन बदला और पार्टी में गए। शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि जब माता पिता का आशीर्वाद शम्मी को मिल गया है तो फिर इस बात को क्यों मुद्दा बनाया जाए। हालांकि इस किताब में इसका जिक्र है कि शम्मी कपूर और गीता बाली की शादी के बाद ही राज कपूर अपने परिवार के साथ दूसरे घर में रहने के लिए चले गए थे। लेकिन मधु जैन ने कपूर परिवार पर जो किताब लिखी है उसमें लिखा है कि यह नियम पृथ्वीराज कपूर ने ही बनाया था कि उनके बेटे पिता बनने के बाद अपने घरों में रहने चले जाएंगे। वैसे दिलचस्प ये है कि शम्मी कपूर के शिखर पर रहने के दौरान राज कपूर ने उनके साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन शम्मी कपूर की पहली पत्नी के निधन के बाद वे राज कपूर के परिवार के साथ रहे और दूसरी शादी होने तक उनके बच्चों की देखरेख राज कपूर की पत्नी ने ही की और उनकी दूसरी शादी भी कराई। शम्मी कपूर ने अपने कैरियर की दूसरी इनिंग में राज कपूर के साथ काम भी किया। बहरहाल शम्मी कपूर की जिंदगी में 1961 में आई जंगली भी सुपर हिट फिल्म साबित हुई। याहू कोई मुझे जंगली कहता रहे कहने वाले शम्मी कपूर के सामने लंदन से पढ़ लिख कर लौटी सायरा बानो की ये पहली फिल्म थी। वैसे दिलचस्प संयोग ये है कि शम्मी कपूर ने अपने कैरियर की दूसरी पारी शुरू की तो 1975 में आई फिल्म जमीर में वो सायरा बानो के पिता बने थे। इस बीच में 1961 से 1971 तक लगातार हिट फिल्म उन्होंने दिया, जिसमें प्रोफेसर, ब्लफ मास्टर, कश्मीर की कली, राजकुमार, जानवर, तीसरी मंजिल, एन इवनिंग इन पेरिस, ब्रह्मचारी, प्रिंस, तुमसे अच्छा कौन है और अंदाज जैसी कामयाब फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में शम्मी कपूर ने जिस तरह अपनी अभिनेत्रियों से प्यार किया है उसके बारे में रणबीर कपूर ने शम्मी कपूर पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में कहा था कि मेरे वालिद ऋषि कपूर कहा करते थे कि रोमांस अगर सीखना है तो शम्मी कपूर से सीखो। वाकई में जब वे अपनी अभिनेत्रियों के सामने खड़े होते थे तो उनकी आंखों से लगता था कि वे उनसे प्यार ही कर रहे हैं। इसी डॉक्यूमेंट्री में आमिर खान ने कहा कि शम्मी अंकल ने हम सबको रोमांस करना सिखाया है। शम्मी कपूर किस तरह से रोमांस को पर्दे पर दिखाते थे ये देखना हो तो जानवर फिल्म में एक गाना है लाल छड़ी मैदान खड़ी वाला गाना देखिए। पहले कुछ पलों को ऐसा लगेगा कि लाल छड़ी जो मैदान में खड़ी है वह लाल छड़ी से प्यार का इजहार कर रहे हैं। हालांकि बाद में पता चलता है कि लाल छड़ी के अलावा वहां पर लाल ड्रेस पहने अभिनेत्री राजश्री हैं जिस पर यह गाना फिल्माया जा रहा है। भारतीय फिल्मी पर्दे पर ये शम्मी कपूर ही थे जिनके सामने हीरोइन भी खुलेआम गाने से नहीं हिचकती थी। ओ मेरे सोना रे सोना दे दूंगी जान जुदा मत होना, ये गाना आशा पारेख ने गाई है और इसमें शम्मी कपूर है। मैंने तुझे जरा देर में जाना हुआ कसूर खपा मत
होना रे। शम्मी कपूर अपने कैरियर के दौरान नई अभिनेत्रियों के साथ काम करने के लिए मशहूर रहे। चाहे तुम सा नहीं देखा कि अभिनेत्री अमिता रही हो, या फिर मुजरिम की रागिनी, या फिर दिल देख के देखो की आशा पारेख, कश्मीर की कली में शर्मिला टैगोर और प्रोफेसर में कल्पना, इन सब ने अपना कैरियर शम्मी कपूर के साथ ही शुरू किया। बहरहाल कामयाबी के बीच 1965 का साल भी आया जब उनकी पत्नी गीता बाली बीमार हुई और चेचक के चलते उनकी मौत हो गई। शम्मी कपूर के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था जब उन्हें पत्नी के बीमार होने की खबर मिली। तब वे नासिर हुसैन और विजय आनंद की फिल्म तीसरी मंजिल की तुमने मुझे देखा गाने की शूटिंग कर रहे थे। महज 3 सप्ताह के अंदर ही गीता बाली की मौत हुई और उस वक्त बीमारी का यह खौफ था कि ऐसा था कि परिवार के लोगों के अतिरिक्त कोई शम्मी कपूर के पास तक नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि पृथ्वीराज कपूर की दोस्ती की वजह से एक ही डॉक्टर गीता बाली को देखने आई थी। शम्मी कपूर ने कई मौक़ों पर कहा कि वे कामयाबी के आसमान पर थे, तभी ऊपर वाले ने उन पर ब्रेक लगा दिया। गीता बाली की मौत के बाद मुमताज़ के साथ उनके अफेयर भी सुर्खियों में रहा। मुमताज़ ने सालों बाद अपने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया कि शम्मी उनसे शादी करना चाहते थे और यही वजह है कि राज कपूर ने मेरा नाम जोकर फिल्म में उन्हें मौका नहीं दिया, क्योंकि वे घर की महिलाओं के फिल्मों में काम करने के पक्ष में नहीं थे। मुमताज़ अपना कैरियर छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था, और दूसरी तरफ शम्मी कपूर को अपने दोनों बच्चे की देखभाल करने के लिए पत्नी चाहिए थी। इसके बाद शम्मी कपूर का अफेयर बीना रमानी के साथ भी चला। बीना रमानी जब लंदन में पढ़ रही थी और शम्मी कपूर उन्हें स्पोर्ट्स कार गिफ्ट कराए थे, लेकिन ये साथ भी लंबा नहीं चला क्योंकि बीना रमानी की उम्र कम थी। ऐसे दौर में राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर ने भावनगर के राज परिवार की नीला देवी के साथ शम्मी कपूर की शादी की बात चलाई। भावनगर का राज परिवार राज कपूर का मित्र परिवार था और थिएटर मालिक होने की वजह से परिवार में शम्मी कपूर का आना जाना भी था। लेकिन शादी की बात थी नीला देवी से, शम्मी कपूर ने खुद बात की। नीला देवी ने एक इंटरव्यू में याद किया कि उन्होंने देर रात फ़ोन किया था, लैंडलाइन का ज़माना था। मेरे घर वालों ने शम्मी कपूर को कहा भी कि रात हो गई है, लेकिन उन्होंने दोबारा फ़ोन कर दिया, अपने बारे में सब कुछ बताया, अफेयर के बारे में भी कहा। फिर पूछा कि आप अपने घर वालों से बात करके बताइए और आप ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाइए हमेशा के लिए मेरे यहाँ रहने। ये बात सुबह 5 बजे तक लगातार चलती रही। हम लोग उनके घर गए ब्रेकफास्ट के लिए और फिर वहीं फेरे हो गए। 1969 में दूसरी शादी के बाद शम्मी कपूर अपने कैरियर पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। इससे पहले राजकुमार फिल्म की शूटिंग के दौरान एक अजीब हादसा हो गया। शम्मी कपूर को हाथी पर बैठकर गाना था। यहाँ के हम राजकुमार, उनके पाँव को जंजीर के साथ हाथी के गर्दन तक बांधा गया कि वे गिरे नहीं, और चलते चलते अचानक हाथी ने पीछे मुड़कर देखना शुरू कर दिया। जंजीर से बंधे होने के चलते शम्मी कपूर के घुटने की हड्डी टूट गई, लेकिन गाते हुए चेहरे पर उनके सिकन तक नहीं आई। पहले ही उछल कूद करते हुए कई बार चोट खा चुके शम्मी कपूर के लिए बहुत मुश्किल समय था और उन्हें महीनों अस्पताल में बितानी पड़ी। इस दौरान वे मोटे होते गए, पाँव पहले जैसे रहे नहीं, डांस करना संभव नहीं था। ऐसे में उन्होंने खुद पर 1971 में ब्रेक लगा लिया। अंदाज उनकी आखिरी सोलो हिट फिल्म थी। शम्मी कपूर के लिए ये ब्रेक किसी नेमत से कम नहीं था, क्योंकि उनके माता पिता दोनों कैंसर का सामना कर रहे थे। राज कपूर मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के बाद आर्थिक मुश्किलों से घिरे हुए थे और उससे निकलने का रास्ता तलाशने में जुटे थे, जबकि शशि कपूर 4-5 शिफ्टों में काम कर रहे थे। दोनों के पास समय नहीं था। ऐसे में शम्मी कपूर ने अपने माता पिता की लगातार सेवा की। पृथ्वीराज कपूर के निधन के महज 16 दिन बाद उनकी मां का निधन हो गया।
शम्मी कपूर ने इसके बाद दूसरी पारी की शुरुआत की। उन्होंने कैरेक्टर रोल्स वाली फिल्मों में 1975 में BR फिल्म्स की जमीर से किया। प्रेम रोग, परवरिश, हीरो और विधाता जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार अभिनय किया। वैसे दिलचस्प ये है कि शम्मी कपूर ने बतौर हीरो अपनी कामयाबी के दिनों में BR चोपड़ा के साथ कभी काम नहीं किया था। रऊफ अहमद ने इसका एक दिलचस्प किस्सा बताया है कि जो शम्मी कपूर ने शेयर किया था कि रऊफ अहमद लिखते हैं कि BR चोपड़ा उनको गुमराह में लेना चाहते थे। इस फिल्म की कहानी के मुताबिक शम्मी कपूर की पत्नी माला सिन्हा थी जो सुनील दत्त के प्यार में पड़ जाती है। कहानी सुनने के बाद शम्मी कपूर ने BR चोपड़ा को कह दिया था कि आपको क्या हो गया है, जिसके पास मेरे जैसा पति होगा वो क्या किसी दूसरे के प्यार में पड़ेगी। BR चोपड़ा को बात दिल पर लग गई। हालांकि शम्मी कपूर ने ऐसा केवल BR चोपड़ा के साथ ही नहीं किया था, उनके कैरियर को नई दिशा देने वाले नासिर हुसैन के साथ भी उनका ऐसा अनुभव रहा। रऊफ अहमद ने लिखा है कि नासिर हुसैन ने दिल दे के देखो की कामयाबी के बाद अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई और जब प्यार किसी से होता है पर काम शुरू किया। इस फिल्म के लिए आशा पारेख रिपीट हो रही थी। शम्मी कपूर उनको खुद संगीत के लिए शंकर जयकिशन के पास ले गए थे। ऐसे में एक दिन शम्मी कपूर को नासिर हुसैन ने फोन करके पूछा कि आशा पारेख और शंकर जयकिशन तो मेरे साथ हैं, तुम मेरे साथ हो या नहीं। इस सवाल को सुनते ही शम्मी कपूर का गुस्सा भड़क गया। वे खुद को उस फिल्म में शामिल मानकर चल रहे थे, लेकिन उन्हें नासिर हुसैन के फिल्म ऑफर करने का अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। न नासिर ने दोबारा कोशिश की और न ही शम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। नासिर ने इस फिल्म के लिए देवानंद को साइन किया। हालांकि बाद में दोनों 1965 में तीसरी मंजिल के लिए एक साथ फिर आए, जब इस फिल्म को देवानंद ने साइन करने के बाद छोड़ दिया था। शम्मी कपूर ने बाद में अध्यात्म का रास्ता भी पकड़ा और उत्तराखंड के एक धर्म गुरु के साथ लंबा वक्त भी गुजारा, लेकिन उनके जीवन में बड़ा बदलाव 1988 में इंटरनेट के साथ आने के साथ हुआ। वे भारत में एप्पल कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले शुरुआती व्यक्ति थे, लेकिन तब तक वे गंभीर बीमारी की चपेट में आ चुके थे। अपने नाचते कूदते लटकते झटकते दृश्यों से भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए बदलने वाले अभिनेता ने अपने जीवन के आखिरी 8 साल व्हील चेयर पर गुजारे। सप्ताह के 3 दिन ब्रिज कैंडी अस्पताल में डायलिसिस के लिए जाना होता था, लेकिन जीने का उनका हौसला हमेशा बरकरार रहा। इस दौरान काम भी करते रहे। निधन से कुछ दिनों पहले ही इम्तियाज अली को रॉक स्टार में वे रणबीर कपूर को गुरु मंत्र देते नजर आए थे। शराब सिगरेट के अलावा शम्मी कपूर को तेज ड्राइविंग का काफ़ी शौक था। नीला देवी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि शम्मी बीमारी के दौर में अक्सर कहा करते थे कि जीने का क्या मतलब जब आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। 14 अगस्त 2011 को शम्मी कपूर का निधन हुआ था। शम्मी कपूर को अपने कैरियर में डांसिंग स्टार, रिबेल अभिनेता, भारतीय सिनेमा का एल्विस प्रिस्ले, याहू स्टार, द गेम चेंजर जैसे निकनेम से जाना गया। हालांकि अभिनेता के तौर पर शम्मी कपूर को बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं मिला। उन्हें पहली बार प्रोफेसर के लिए 1963 में फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन यह सम्मान उन्हें 1968 में ब्रह्मचारी के लिए मिला। विधाता में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर उन्होंने अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड जीता। उनके अभिनय को संजीदा एक्टर के तौर पर नहीं देखा गया। हालांकि पगला कहीं का और ब्रह्मचारी में उनकी भूमिकाएं संजीदगी से भरी हुई थी। उन्हें हमेशा एक लाउड एक्टर के तौर पर ही देखा गया। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा के अलावा कई इंटरव्यू में यह भी माना कि शम्मी कपूर भी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के हकदार थे, जो उन्हें नहीं मिला है। लेकिन जैसा कि शम्मी कपूर के फिल्म का एक गाना है, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, सुनोगे जब भी गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, वैसे ही भारतीय सिनेमा प्रेमी उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे। वो हमेशा भारतीय सिनेमा प्रेमी के दिलों में जीवित रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही।